तरह के हालात से 4 साल हम सब गुजरे हैं बतौर कौम, वो भी आप सबके सामने है। लेकिन उसके ऊपर एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जो वज़ीरे फाइनेंस हैं उन्होंने दी काबीना को और इनके डिपार्टमेंट ने दी, वो उसके ऊपर तफसील अभी आपको बताएंगे। इसी तरह जो पावर सेक्टर है, एनर्जी और पेट्रोलियम, उसके अंदर बहुत ही डिटेल ब्रीफिंग हुई और उसकी तफसील भी आपको डेटा के साथ जो इस वक्त हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान की आवाम को वो हक़ाइक़ पता चलने चाहिए, उसके ऊपर भी ब्रीफिंग हुई जिसकी तफसील अभी आपको बताई जाएगी। उसके बाद जो बहुत एक अहम चीज़ है जो पाकिस्तान की आवाम को पता चलना ज़रूरी है, वो कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान के लिए जो 10 किलो आटा का थैला है वो 550 से 400 रुपये कर दिया है और उसकी काबीना ने मंजूरी दी है। और उसके साथ साथ जो चीनी है वो भी 75 रुपये से 70 रुपये जो रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर है 80 रुपये 80 रुपये से 70 रुपये रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर में होगी। लेकिन जो 400 रुपये 10 किलो का थैला है वो पंजाब पूरे में सिर्फ रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये रिलीफ पूरे पंजाब में है। उसके साथ साथ पंजाब को ये हदायत दी है एक चीफ सेक्रेटरी, तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ की मीटिंग में, और आज काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, पंजाब यकीनी बनाए कि जो आटे की सप्लाई है, चीनी की सप्लाई है, वहाँ बग़ैर किसी तातुल के, बग़ैर किसी ताख़ीर के हो। और उसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बलूचिस्तान के लिए जितनी भी सब्सिडी और यकीनी बनाना सप्लाई जो आटे और चीनी है उसको यकीनी बनाएगी। तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए एक रमज़ान के महीने में एक रिलीफ है और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो चीफ सेक्रेटरी सूबे तो कर ही रहे हैं, सूबे अपनी अपनी सतह के ऊपर, लेकिन इसकी जो ओवरऑल मॉनिटरिंग है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हदायत जारी की है कि सूबाई लेवल पे भी और फेडरल लेवल के ऊपर भी मॉनिटरिंग प्राइस मैकेनिज़्म की कमेटीज़ बन चुकी हैं और उनकी वो हर 2 दिन के बाद खुद ब्रीफिंग लेंगे और जो ये रिलीफ है उसका पूरा का पूरा जो फ़ायदा ट्रांसफ़र होगा वो पाकिस्तान की आवाम को जहाँ ये नहीं डायरेक्ट सब्सिडी का उनको फ़ायदा होगा, वहाँ जो भी लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनका पूरी तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम हासिल कर सके। मैं आपको बाकी चीज़ों के ऊपर तफसील बताऊँगी, उससे पहले मैं मिफ्ता इस्माइल साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो माशी सूरत हाल, माशी चैलेंजेस और पावर सेक्टर के चैलेंजेस से हक़ाइक़ से पाकिस्तान की आवाम को और आपको आगाह करें। शुक्रिया और शुक्रिया प्रेस क्लब में के तमाम भाइयों और बहनों का। और हम यहाँ पे आते रहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए अपोजिशन के ज़माने में, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी बहन मुझे आज पहली ब्रीफिंग पे यहाँ लेकर आई है। ये इतनी सी बात कर दूं कि जो चीनी और आटे की जो कंसेशनरी है ये सूबे इसको फंड कर रहे हैं। तो जो पंजाब की मरियम बात कर रही थी वो पंजाब हुकूमत पैसे दे रही है। आज़ाद कश्मीर को बहरहाल पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत करी है कि वो गिफ्ट दे दें आटा और चीनी का, तो वो पंजाब हुकूमत देगी। और सिंध के भी चीफ सेक्रेटरी को हमने शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत करी है कि वो भी फिल फॉर एक अच्छा सा पैकेज दे दें और मजीद उसको बेहतर करें, और इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को भी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ काबीना की मीटिंग पे, लेकिन उससे पहले मैं भी एक खत दिखाना चाह रहा हूँ। ये खत ये प्रूफ करता है कि इमरान खान और पीटीआई नाअहल हैं और बदउनवानी करते हैं। ये खत ये प्रूफ करता है, लेकिन मैं ये छुपा के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ। और मैं आपको ये खत और ये पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, फिर इसके बाद ये यहाँ पे रखा होगा, जिसको ये कॉपी चाहिए वो देख सकता है। मैं इसको जेब में डाल के घर नहीं लेके जाऊंगा। मैं इसको जेब में डाल के घर नहीं ले जाऊंगा, खाली सफे को। ये प्रिंटेड भी है। ये सर ये स्टेट सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज आपसे छुपाई गई है। जो ऐसे अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो ये कह रहे थे कि अमेरिका इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, फिर उनको बुला के बता दिया कि हमको किसी को बताना नहीं, हम उनको साजिश कर रहे हैं। अच्छा, और पढ़े लिखे लोगों के बारे में उनको अब ये कहते हैं कि नहीं देखो साजिश कर रहे थे, हमको बताया इन्होंने। 12-25 दिन हम बैठे रहे थे, अब हमको ख्याल आया जैसे हमारी हुकूमत जा रही थी कि हमारे खिलाफ साजिश थी, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये इमरान खान की नाअहली का सबूत है, ये इनकी बदउनवानी का सबूत है। भाई जब 2017 के अंदर नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई थी तो 6.1% शरह नमू थी।
तरक्की की रफ्तार 6.1% थी। खान साहब ने आते साथ पहले साल 1.9% करी। इसका सेहरा जनाब असद उमर साहब के ऊपर जाता है। जिस साल इन्होंने पाकिस्तान की तारीख रकम करी और 9.1% बजट डेफिसिट किया, एक महीने पहले उन्होंने कहा था कि 7.1 अरब रुपया होगा और फिर 9.1 अरब रुपया डेफिसिट हुआ, जो तारीख का सबसे ज्यादा डेफिसिट था। आज असद उमर साहब ये बता रहे हैं हमको कि मईशत अच्छी है या बुरी है, तो असद उमर साहब को जरा सोचना चाहिए कि उनके एक साल में जब उनके वजीर आजम ने उनको निकाला था तो बजट डेफिसिट क्या था, 9.1%, और शरह नमू हो गई थी 1.9%। अगले साल शरह नमू हुई थी -1%, और इस साल भी वर्ल्ड बैंक कहता है कि 4% होगी। जब हम छोड़ के गए थे तो 6.1% छोड़ के गए थे। हम महंगाई छोड़ के गए थे 3.9% पे। मार्च के महीने में महंगाई 12.7% है। CPI, अगर मैं SPI देखूं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, ये 51 वो चीजें होती हैं जो अशिया खुर्दोनोश होती हैं, जो हमारे लिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उसमें इस वक्त महंगाई 17.3% है। और पाकिस्तान की तारीख को आप जाके देख लें कि हमेशा अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में थोड़ी सी खाने पीने की चीजें महंगी ज्यादा होती थी बनिस्बत दही इलाकों में। खान साहब ने इसको भी उलट कर दिया और अब दही इलाकों की महंगाई ज्यादा हो गई है। और फूड इन्फ्लेशन 2.3% पे हम छोड़ के गए थे, 2.3% पे, वो भी इस साल में 10.2% हो गया और इस मार्च के महीने में 14% है। तो ये खान साहब करके गए। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, बजट डेफिसिट की बात करते हैं। बजट डेफिसिट हमारा मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में 1600 अरब रुपए था औसत बजट डेफिसिट। सिर्फ इस साल मुस्लिम ये इमरान खान का बजट डेफिसिट 5600 अरब रुपया हो रहा है। इन्होंने तखमीना किया था, IMF से वो वादे वहीद किए थे कि 3990 अरब रुपया होगा, लेकिन अब हो रहा है 5600 अरब रुपए। ये मईशत मुझे वो देके गए जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा इसको कम करने की, लेकिन इस वक्त टू बी एग्जैक्ट 5575 अरब रुपए का डेफिसिट लेके छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, तो जहां हम 11.1% पे छोड़ के गए थे वो 9.1% पे आ गए। हमने कर्ज जब छोड़ा था तो कर्ज उस वक्त 24,952.9 अरब रुपए था। दिसंबर 31 को 42,745 अरब रुपए, और इन 3.25 सालों में अगर आज तक गिनूं तो खान साहब ने 20,000 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लिया है 3.25 साल में। अब इसको कंपेयर करें कि 71 सालों में पहले वजीर आजम थे पाकिस्तान के शहीद लियाकत अली खान, उनसे लेकर तमाम इलेक्टेड वजीर आजम के बाद जो केयर टेकर वजीर आजम आए थे नासिरुल मुल्क साहब, उनकी तमाम हुकूमतों ने जो कर्ज लिया था वो 25,000 अरब था 71 सालों में, और इमरान खान ने अकेले ने 3.25 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया है, और फिर भाषण भी देते हैं कि कर्ज कम होना चाहिए। उसके बाद सालाना एवरेज क्या है कि मुस्लिम लीग नून 2,000 अरब रुपए कर्ज लेती थी सालाना, और उसके अंदर हमने 11,300 मेगावाट पावर प्लांट लगा के चलाया, और उसके अलावा 12-13 हजार मेगावाट और लगा। हमने पाकिस्तान भर में सड़कों का जाल बिछाया। हमने 130 अरब रुपए तो कम से कम दियामीर बादशाह की जमीन खरीदने के लिए दिया। हमने हायर एजुकेशन का बजट डबल कर दिया। हमने बिस्क का बजट 3 गुना कर दिया। ये सब करने के बाद हमने 2,000 अरब रुपया औसतन कर्ज लिया। खान साहब 5,500 अरब रुपया औसतन कर्ज ले रहे हैं, और मैं नहीं जानता कि उन्होंने एक ईंट भी लगाई है। सिर्फ उनका खर्चा तख्तियों पे हुआ है, जो नवाज शरीफ की तख्ती निकाली है और इमरान खान ने तख्ती डाली है, जो शहबाज शरीफ की तख्ती निकाली है और बुजदार साहब ने तख्तियां डाली हैं। ये तख्तियों के खर्चे पे इन्होंने ये काम कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा कर्ज इसलिए बढ़ गया कि हम का रुपया डिवैल्यू हो गया। आपको याद है पहले खान साहब क्या करते थे कि 1 रुपया डिवैल्यू होता है तो 100 अरब रुपया कर्जा बढ़ जाता है। खान साहब के जमाने के अंदर ऐसे ही मैं आपको याद दिला दूं कि 70 रुपया डिवैल्यू हुआ। 122 पे इनको मिला था, 179 पे ये छोड़ के गए, तो 70 नहीं हुआ, 68 रुपए हुआ, सॉरी। तो एक पब्लिक एक्सटर्नल डेट डॉलर्स के अंदर हम 75 अरब डॉलर छोड़ के गए थे।
यानी कि 71 सालों में पाकिस्तान ने जो अक्यूमुलेटेड डेट थी वो 75 अरब करी, यानी कि औसतन साल में $1 अरब हम लेते थे, पाकिस्तान कर्ज लेता था। खान साहब ने इन 3 सालों में 27 अरब कर्ज ले लिया। 3 सालों में 27, तकरीबन 9 अरब रुपए लेने लगे। तो जहां हम $1 अरब साल के ले रहे थे 71 साल में, खान साहब ने डॉलर में कर्ज लेने की रफ्तार को 900% से बढ़ाया है और 9 अरब तकरीबन लोन लिया है। 2 करोड़ लोग नवाज शरीफ के जमाने में फतेह गुरबत से ऊपर आए थे। 7.5 करोड़ लोग गरीब थे। जब नवाज शरीफ छोड़ के गए, शायद अब्बासी जब छोड़ के गए, तो 5.5 करोड़ लोग गरीब फतेह गुरबत के नीचे रह गए। गरीब तो और भी होते हैं, लेकिन ये मुफलिसी में थे। उन 5.5 करोड़ लोग जो मुफलिसी में थे, उसकी तादाद को 2 करोड़ लोग इमरान खान ने बढ़ा दिए और 7.5 करोड़ लोग फिर ले आए। आज 1 करोड़ 35 लाख बच्चा जो मुफलिसी में रह रहा है और जिसको पास रात को खाना नहीं होगा, वो इमरान खान की नाकिस पॉलिसियों की वजह से इस हाल पे पहुंचा है, जो तालीम नहीं ले सकता है। खान साहब तालीम की बात करते थे, 10 में से 1 दुनिया का बच्चा जो है जो तालीम नहीं कर पा रहा, वो पाकिस्तानी है। तकरीबन आधे बच्चे जो हमारे सेकेंडरी स्कूल जा सकते हैं, वो सेकेंडरी स्कूल नहीं जा रहे, जो उस उम्र के हैं। और खान साहब ने एक स्कूल नहीं बनाई, खान साहब ने एक BHU पे काम नहीं करा। 1300 BHU शहबाज शरीफ ने पंजाब में बनाए थे, 1300 BHU, उन्होंने एक BHU पे काम नहीं करा। वो कहते थे कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट कम करके जाएंगे और ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे। और अभी भी कह रहे हैं असद उमर साहब कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई है। एक्सपोर्ट बढ़ी है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका प्राइस इफेक्ट भी है। 6,000 रुपए की जो कॉटन होती थी एक बेल, वो आज 18 से क्या बल्कि 20,000 रुपए की बेल हो गई है। तो जाहिर है कि आपकी चीजें भी महंगी हो गई हैं, तो इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ी है। मगर एक्सपोर्ट से डबल स्पीड पे इंपोर्ट बढ़ रही है। इंपोर्ट पिछले साल से 50 गुना ज्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान इस वक्त इस साल तारीख रकम करेगा, पाकिस्तान तारीख रकम करेगा अपनी, और $75 बिलियन की, $75 अरब की इंपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट उसके सामने सिर्फ $30 अरब का होगा। हर एक्सपोर्ट के $1 के सामने हमको $2.5 की इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और हम रेमिटेंस भी मिला लें, सब कुछ मिला लें, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $20 अरब का। खान साहब एक चीज पे अपनी तारीफ करते थे कि मुस्लिम लीग नून करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा छोड़ के गई थी, और वो बात दुरुस्त है। CPEC की वजह से जो मशीनरी प्लांट्स मशीनरी आ रही थी, उसकी वजह से ये ज्यादा था। लेकिन खान साहब ने वो चीज भी ज्यादा कर दी, ना 6% ग्रोथ दी, ना 3% पे इन्फ्लेशन रखा, ना चीजें सस्ती करी, डॉलर भी डिवैल्यू कर दिया, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी $20 की स्पीड पे दिया है। तो शहबाज शरीफ की अब जिम्मेदारी है कि इस मईशत को इंशाल्लाह ठीक करेंगे, और करेंगे हम इंशाल्लाह जरूर करके दिखाएंगे आपको। लेकिन ये खान साहब के हकायक हैं। और आखिरी में ये बात भी करता चलूं कि पिछले हफ्ते आखिर हफ्ते में $10.8 बिलियन हमारे बैनुल अक़वामी रिजर्व थे। बैनुल अक़वामी ज़खायर की जो टोटल थी वो $10.8 बिलियन थी। और असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया है, सही किया है, कि $5 बिलियन वो पिछले महीने में कम हुए। उनका ये ख्याल है कि वो इसलिए कम हुए कि हमने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मोशन कर दी। तो भाई क्या चाइना से तो पहले से उधार था, वो तो वापस आपने लिया था, वो तो वापस करना था, वो उससे नो कॉन्फिडेंस का क्या ताल्लुक है। दीगर जो आपको पेमेंट्स करनी थी, क्या करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी वजह से हो रहा है? क्या पाकिस्तान में इंपोर्ट ज्यादा हमारी वजह से हुआ है? क्या पाकिस्तान प्राइस इफेक्ट्स के हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, ये हमारी वजह से हुआ है? तो मतलब आप जरूर हम पे तनकीद करें, जरूर नुक्ताचीनी करें, लॉजिक के साथ भी करें, झूठ के साथ भी करें, वो करते हैं, लेकिन ऐसी बात ना करें जिसपे लोग आपकी तमस्कुर हो रहे हैं। तो ये मेरा मशवरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को और काबीना को आज सेक्रेटरी फाइनेंस ने, मैंने ये बात करने के बाद सेक्रेटरी फाइनेंस ने एक ब्रीफिंग दी है, जिसके अंदर 2-3 चीजें बताई गई हैं। IMF से हमने वादा किया था कि एक प्राइमरी डेफिसिट जो होगा वो हमारा और शुरू में इन्होंने कहा था कि प्राइमरी सरप्लस होगा, साल के शुरू में कहा था $25 बिलियन का। दिसंबर में या फरवरी में इनसे बात हुई थी कि हम 25 बिलियन रुपए का प्राइमरी डेफिसिट करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट वो होता है कि मौसूलात में से अखराजात निकालो, लेकिन उसके अंदर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं निकालते। तो उसको उन्होंने फरवरी में ये कहा था कि हम 25 अरब रुपए का डेफिसिट करेंगे। आज वो डेफिसिट 1300 अरब पे खड़ा है। आज वो डेफिसिट का जो अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं तो 1300 अरब पे खड़ा है। अब 5300% डिरेलमेंट कर चुके हैं IMF की प्रोग्राम की।
तो ये भी काम शहबाज शरीफ को आपने दिया है कि हम 5300% ऑफ टारगेट हैं। शहबाज शरीफ मुल्क को वापस पटरी पे लेकर आओ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लेकर आएंगे, हम IFSMF से भी वापस अपने ट्रैक पर लेकर आएंगे प्रोग्राम। लेकिन ये जिन्होंने 25 अरब की बात की थी वो ये करके गए। और क्यों हुआ? 200 अरब रुपए से ज्यादा SNGPL में नुकसान कर दिया इन्होंने, नुकसान। आज 500 अरब से ज्यादा PSO के मौसूलात हो चुकी हैं। गैस सेक्टर में आपने सबने सुना है, पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था। मई 2018 में जब नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म हुई, मुझे याद है कि 1063 अरब रुपया सर्कुलर डेट था, जिसमें PHPL की बोरोइंग भी शामिल थी और पावर सेक्टर के क्रेडिट भी शामिल थे। आज वो 2500 अरब रुपए के लगभग बराबर है, 2400 कुछ अरब रुपए के। लेकिन गैस सेक्टर का कोई सर्कुलर डेट नहीं था। आज प्रेजेंटेशन में बताया गया है शहबाज शरीफ साहब को और काबीना को कि गैस सेक्टर में 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी कि 1500 अरब रुपए से ज्यादा का गैस सेक्टर के अंदर भी सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया है। 200 से ज्यादा अरब रुपया का नुकसान सिर्फ SNGPL कर चुकी है LNG गलत प्राइस बेचने पे। LNG लेकर गैस बेच दी है, सस्ती गैस, और 200 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। वो भी शायद हमको उसमें से पैसे देने पड़ेंगे ताकि SNGPL को लिक्विड कर सकें। हमें PSO को भी पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो भी लिक्विड रहे। जो इन्होंने ये पेट्रोल सस्ता किया था, और कोई मेहरबानी नहीं होती पेट्रोल सस्ता करने में। खान साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे थे, बनी गाला के महलों से ये पैसे नहीं आ रहे थे, हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे हम अपने आप को दे रहे होते हैं, राइट। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं। बल्कि जो पेट्रोल यूज करते हैं वो थोड़े से साहिब हैसियत ज्यादा होते हैं बल्कि जो पेट्रोल नहीं यूज करते इतना। मैं आपको मिसाल देता हूं कि मेरे पास एक लैंड क्रूजर की गाड़ी है, मैं उसमें 80 लीटर पेट्रोल भरवाता हूं। जब 80 लीटर पेट्रोल भरवाता हूं तो उसके ऊपर इस वक्त हुकूमत जो है वो 1680 रुपए मुझे सब्सिडी देती है, मुझको 1680 रुपए सब्सिडी देती है। जो औसतन पाकिस्तानी है उसकी तनख्वाह 30 से 40 हजार रुपए है। वो 30 से 40 हजार रुपए तनख्वाहदार आदमी जो है वो मिफ्ता इस्माइल को 1680 रुपए की सब्सिडी दे रहा है। ये इस वक्त हालत करी हुई है। 51 रुपए 52 पैसे जो है इस वक्त डीजल पे नुकसान है, 51 रुपए 52 पैसे। तो जब एक कंपनी अपनी ट्रांसपोर्ट भेजती है कराची से इस्लामाबाद और 1000 लीटर इस्तेमाल होता है तो उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को, उस कारखाने को 50,000 रुपए की सब्सिडी पाकिस्तानी औसतन बिजनेसमैन, पाकिस्तानी एक इंसान कर रहा है, औसत इनकम वाला इंसान कर रहा है। ये खान साहब गए थे हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा के। इस वक्त जो सब्सिडी का इन्होंने प्रोग्राम किया उसमें 370 अरब रुपए का एक नुकसान आया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं। ऑयल पे और डीजल पे और पेट्रोल पे कुछ टैक्सेस होते थे, वो टैक्सेस भी आपने नहीं लिए और आपने फिर जेब से भी दिया है। ये नुकसान जो है सिर्फ जेब से देने का अप्रैल के महीने का खान साहब अनाउंस कर गए थे कि हम ये कीमत सस्ती कर देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक जुम्बिश कलम से अनाउंस कर सकता है, लेकिन ना बजट में प्रोविजन था, ना ECC ने किया और ना पैसे दिए। कल रात को ECC ने इसको अलाई किया है, आज सुबह शहबाज शरीफ की लेड काबीना ने इसको अलाउ किया है और अगले 2-3 दिनों में हम ये पैसे दे देंगे। तो वो पैसे भी हम दे रहे हैं जो खान साहब अनाउंस करके गए थे, आपके ही पैसे हैं, लेकिन वो हम दे रहे हैं, वो हमारे उससे जाएगा कि हमने इधर खर्चा किया। और ये खान साहब करके चले गए थे और काबीना से इसकी कोई मंजूरी भी नहीं आई थी, कोई मंजूरी काबीना से नहीं आई थी। बगैर समरी के ना फाइनेंस ने समरी मूव करी थी, ना पेट्रोलियम ने समरी मूव करी थी। खान साहब ने ये एक जुम्बिश कलम से पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया ताकि आने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुश्किल हो। और अब ये जो 42-43 हजार रुपए की डेट छोड़ के जा रहे हैं, जो 53,000 अरब रुपए की 53,000 अरब रुपए की डेट प्लस लाइबिलिटीज छोड़ के जा रहे हैं, इसकी डेट सर्विस रिक्वायरमेंट हम करनी होगी, हमें करेंगे और हम करेंगे। और हम आके रोएंगे नहीं जिस तरह खान साहब कहते थे कि पिछली हुकूमतें कर्ज लेके छोड़ के चलेंगी, क्योंकि जितना खान साहब ने कर्ज छोड़ा है वो तो सब पिछली हुकूमतों का हिसाब बराबर कर दिया। एक पैसा उन्होंने कभी कर्ज का वापस नहीं किया, सिर्फ कर्ज बढ़ाया है। $1 इन्होंने वापस नहीं किया, सिर्फ डॉलर बढ़ाया है। वो किसको वापस करना कहते थे ये भी बता दूं कि 22 मार्च को $2 बिलियन चाइना को ड्यू थे। वो चाइना के पास गए, बोला उसको री रोल कर दो, तो चाइना ने री रोल कर दिया।
तो वो चाइना के री रोल को बोलते हैं देखो हमने 2 बिलियन वापस किए। ओ भाई तुमने कहां वापस किया, उन्होंने री रोल कर दिया है, उन्होंने आपके कर्ज की लिमिट एक्सटेंड कर दी है। मगर वो बस सच्चाई का इन्होंने बहुत अरसे पहले साथ छोड़ दिया है पीटीआई वालों ने। जब कारकर्दगी ऐसी हो तो सच्चाई का साथ छोड़ना है। खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को पावर की प्रेजेंटेशन भी हुई है ऑयल के साथ साथ थोड़ी सी। तो पावर प्लांट्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 7,500 मेगावाट पावर प्लांट्स बंद रखे हुए हैं। जो ये कहते हैं कि पावर प्लांट्स वाफर हैं, और सच बात है कि पावर प्लांट्स इतने हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो 7,500 मेगावाट बंद रखे हैं। इसलिए मुल्क भर में लोड शेडिंग हो रही है। देहातों में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग से शुरू हो गई है। और क्यों बंद है ये भी बता दूं। 5,500 मेगावाट इसलिए बंद है कि ना उधर फ्यूल है, ना उधर कोयला है, ना एलएनजी है, ना फर्नेस ऑयल है, ना अपनी 5,500 तो सिर्फ पैसों की कमी से, सर्कुलर डेट की वजह की कमी से 5,000 मेगावाट बढ़े हुए हैं। और 2,000 मेगावाट इसलिए बंद रखे हुए हैं कि वहां मेंटेनेंस नहीं हुई, वहां मरम्मत नहीं हुई। और ये बात सबको पता है कि जब जनवरी दिसंबर में बिजली की खपत कम होती है तो उस वक्त आप प्लांट मेंटेनेंस कर लेते हैं। ये प्लांट्स के अंदर मेंटेनेंस करना जरूरी है, हाई लेवल प्लांट्स होते हैं। तो आप दिसंबर जनवरी के अंदर प्लांट्स की एनुअल टर्न अराउंड होता है, उसकी आप मेंटेनेंस कर लेते हैं। आप गर्मियों की शिद्दत के अंदर मेंटेनेंस नहीं करते। ये प्लांट खराब भी हो गए और मेंटेन भी नहीं करे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे मेंटेन करने के। ये जी हाँ, ये बात तो मैं अब क्या आदमी बोले। मैं आपको सच बताऊं कि मैं अक्सर ये सोचता रहता हूं कि ये बदउन्वान ज्यादा हुकूमत थी कि नाअहल ज्यादा हुकूमत थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इनकी नाअहली ज्यादा थी या बदउन्वानी ज्यादा थी, लेकिन सलाम है इनकी नाअहली पे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये रोजे में इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सलाम है इनकी नाअहली पे। मतलब जो आप ये देखें, मैं आपको ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंक्वायरी भी दी है, आज एक इंक्वायरी करी है कि ये जो यूरिया फर्टिलाइजर स्मगल हो गया है, ये क्यों स्मगल हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मिलियन टन तक कुछ हमको नंबर समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम 1,40,000 टन तो स्मगल हो चुका है, लेकिन मिलियन टन तक नहीं समझ में आ रहा है। पाकिस्तान हुकूमत जो है वो 3,000 रुपए पर MMBTU गैस खरीदती है, 3,000 रुपए, बल्कि कुछ तो $29 की खरीदी तो वो 6,000 रुपए की खरीदी है। हम वो गैस अपनी $30 की गैस खरीदी थी, हम अपनी यूरिया की कंपनियों को $2 से कम में देते हैं। आप $30 की गैस ले रहे हैं आपके पैसों से और हम बेच रहे हैं $2 से कम में। और हम इसलिए बेच रहे हैं कि वो सस्ती यूरिया बनाए, सस्ती खाद बना के हमारे किसान को दें। ठीक है, दुनिया भर में ये $800 पर टन की यूरिया होती है, पाकिस्तान में हम अपने किसान को $200 पर टन की देते हैं, या देनी चाहिए। 6-8 महीने पहले इतनी यूरिया थी कि हमारी कंपनियों ने हुकूमत को लिखा कि हमको एक्सपोर्ट की इजाजत दो, और ये हुकूमत का सही फैसला था कि एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने सस्ती गैस दी है तो ये यूरिया हमारे किसान को मिलनी चाहिए। उस किसान को आप सस्ता यूरिया देंगे तो वो आपको सस्ती गंदम देगा। इन लोगों ने ये स्मगल करवा दी, ये सेंट्रल एशिया तक स्मगल हो गई, ये ईरान तक स्मगल हो गई। ये यूरिया इनको पता नहीं है किधर चले गई। जो चीज $800 की थी, जो 200 की यहां मिलनी चाहिए थी, जिसके अंदर हमने $30 की गैस खरीद के $2 की गैस दी है, वो चीज स्मगल करवा दी। ये इनकी नाअहली है। लेकिन ये इतनी बड़ी सिर्फ नाअहली नहीं हो सकती, आप सबको भी पता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज हुक्म दिया है कि इंशाअल्लाह ताला एक फिल फॉर कमीशन बनाएंगे और इसकी इंक्वायरी करेंगे, और इसकी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे कि किस किस ने बदउन्वानी करी है, किस किस ने नाअहली करी। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पिछले साल गंदम एक्सपोर्ट करवा दिया इन्होंने, स्मगल करवा दिया पाकिस्तानी गंदम, और ये FIA की रिपोर्ट में आ चुका है, उस जमाने की FIA की रिपोर्ट में आ चुका है कि उन चक्कियों को गंदम दिया है जो चलती नहीं है। इनको 1,000 टन 2,000 टन गंदम दे दिया आपने, जो कभी चली नहीं है, जिनका बिजली का बिल 0 था, और वो सिर्फ गंदम लिए और उन्होंने बॉर्डर के पार भेज दिया है। हम यहां पे सस्ती खाद देते हैं, सस्ता पानी देते हैं हमारे किसान को, ताकि वो बेचारा हमको सस्ता गंदम दे सके। वो सस्ता गंदम देता है, आप उसको स्मगल करवा देते हैं। हमारे किसान को भी ना फायदा हुआ, ना हमारे सारिफ को फायदा हुआ, पाकिस्तान घाटे में रह गया। इसलिए ये हुकूमत इस नहज पे आई है कि आज रात को मुझे IMF जाना पड़ेगा, और वो प्रोग्राम जो शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब IMF से निगोशिएट करके आए थे, मगर फिर मुकर गए,
और अपने जाते जाते इमरान खान साहब ने, और मुझे पता है कि इसमें सच्ची बात यह है कि शौकत तरीन साहब का इसमें हाथ नहीं था, जाते जाते इमरान खान साहब ने अपने एक दोस्तों को एक और एमनेस्टी दे दी। आप याद है कितनी एमनेस्टी के खिलाफ होते थे, एक जाते जाते एक और एमनेस्टी भी देके चले गए और भी बड़े तोहफे तहाइफ बांट के चले गए। तो वो आज मुझे IMF जाना है और उनके पास जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला ये बहाल करवाएंगे हम। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे जो हुक्म दिए हैं कि हम लोगों के ऊपर कम से कम बोझ डालें इंशाअल्लाह, और कोई तरीका ऐसा निकालें कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए, जिससे इंशाअल्लाह ताला, और मैं ये समझता हूं सच्ची बात है कि इस वक्त 1-2 दिन से जो रुपया डिवैल्यू हो रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मार्केट के ऐसे कोई फंडामेंटल्स नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, मुझे बड़ा यकीन है अल्लाह ताला की जात से, अल्लाह ताला का फजल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम IMF से ये प्रोग्राम बहाल करेंगे, जो हुकूमत को अपना पट्टा कसना होगा, बेल्ट टाइटनिंग करनी होगी हुकूमत में करेंगे, जहां पे कुछ PhD वगैरह के अंदर कमी करनी होगी वो करेंगे, लेकिन IMF से प्रोग्राम बहाल करेंगे, बजट डिसिप्लिन वापस लेकर आएंगे इंशाअल्लाह, एक बेहतर बजट आपको देंगे, अवाम दोस्त बजट भी देंगे, तरक्की दोस्त बजट भी देंगे, लेकिन उससे इंशाअल्लाह ताला ज़राए मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। तो मुझे कोई अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगती है कि अब रुपया जो है वो मजीद स्लाइड नहीं होगा, इंशाअल्लाह रुपया मुस्तहकम रहेगा। और साथ साथ मुझे ये भी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि पाकिस्तानी मार्केटों के अंदर भी अच्छाई आएगी। और अब आप देखिएगा कि जो बेटर मैनेजमेंट से हम कर सकते हैं वो करेंगे, इन्फ्लेशन को भी इंशाअल्लाह कम करेंगे हम रुपए को कंट्रोल करने के साथ साथ। तो इंशाअल्लाह, और ये शहबाज शरीफ क्योंकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दिखाएंगे तो ये सब चीजें अच्छी हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ये ऑर्गेनिकली अच्छी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। एक मिनट 2 एजेंडा आइटम्स रहते हैं। इसके साथ साथ जी अगला जो काबीना ने आज एक जो रेक्टिफिकेशन की है, वो उससे पहले जी एक कमेटी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की जो कायम की है काबीना ने, और उसके अंदर मैं ये भी आपको तफसील बताती चलूं कि ये एक, क्योंकि इनके जो अभी प्रोपोगेंडा सेल है वो एक्टिव हो जाएगा। जो पिछली कमेटी थी वो 22 दिसंबर 2020 को बनाई गई और उसके अंदर ख़ास तौर पर शहजाद अकबर साहब जिनको लाया गया और उनको प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी का और एसेट का वो बनाया गया मुशीर और पता नहीं वज़ीर, और वैसे वो वज़ीर आज़म खुद थे क्योंकि वो तमाम उनके अहकामात के ऊपर अमल करते थे। और जिस किस्म का सियासी इंतकाम कागज़ लहरा लहरा के जो बदबूदार एहतसाब पिछले 4 साल में हुआ और जो इल्ज़ाम लगा, उस इल्ज़ाम के मुजरिम मुल्जिम इमरान खान साहब ने वो तमाम इल्ज़ामात, वो तमाम काम खुद किए। और हर इल्ज़ाम जब कोर्ट में गया और उस कोर्ट में कहीं भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, तमाम लोगों को बेल्स मिली, जो इन्होंने आते ही नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए इन्होंने लोगों को जेलों में डाला, गिरफ्तारियां की, सजाए मौत की चक्कियों में रखा, सियासी मुखालफीन के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई, पार्लियामेंट के खिलाफ चलाई, मीडिया के खिलाफ चलाई, सरकारी अफसरान के खिलाफ चलाई, और जो सरमायाकार थे मुल्क में, कारोबारी हजरात थे, कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले जो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं, उन सबको नैब न्याजी गठजोड़ की नजर किया। और ये वही एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की कमेटी है जो 22 दिसंबर 2020 को इस काम के लिए बनाई गई, खास तौर पे इस मकसद के लिए बनाई गई। कभी वॉच लिस्ट का सहारा लिया गया, कभी स्टॉप लिस्ट का सहारा लिया गया, कभी ECL का सहारा लिया गया, और ECL एक काबीना के जरिए एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म पर चलती रही, नाम आते रहे, नाम जाते रहे, उसके पीछे सिर्फ इमरान खान साहब का हुक्म था। इसी तरह ये एक इस पूरे को रिव्यू करने के लिए, इस पूरी की ओवरहॉलिंग करने के लिए कि आइंदा इस कानून को इस्तेमाल करते हुए कोई सियासी मुखालफीन के खिलाफ इसको इस्तेमाल ना करे, कोई उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल ना करे जिन बेगुनाहों को इन्होंने जेलों में डाला, चाहे वो कारोबारी हजरात हों, चाहे वो सरकारी अफसरान हो। और इस नैब के खौफ की वजह से एक ब्रीफिंग हमें पावर सेक्टर ने दी वजीर आजम को, और वहाँ एक सीनियर अफसर ने खुद कहा, जब ये तमाम अदाद शुमार जो भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने आपको बताए हैं कि 27 पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं, 5,500 ईंधन ना होने की वजह से, फ्यूल ना होने की वजह से, बाकी 2,500 मेंटेनेंस की वजह से, तो वजीर आजम ने सवाल किया कि क्या कर रहे थे आप लोग, क्या काम कर रहे थे? तो उनका एक ही जुमला था, उन्होंने कहा नैब के खौफ से हमने 4 साल कोई काम नहीं किया।
और उस वजह से जो पाकिस्तान की अवाम का नुकसान हुआ, जिसका खमियाजा आज आप लोग हम लोग भुगत रहे हैं, तो वो तो क्या है, कोर्टों से ऑर्डर ले रहे हैं कि हमें स्टॉप लिस्ट से निकाला जाए। वही स्टॉप लिस्ट जो इनके हाथों की बनाई हुई थी, ये मकाफाते अमल है, वही वॉच लिस्ट जो इनके हाथों की बनाई हुई थी, वही ECL जिसपे इन्होंने सियासी मुखालफीन को डाला, और उसके अंदर जो इन्होंने मेंबरशिप की। लेकिन अब एक ट्रांसपेरेंट कमेटी बनाई गई है, और आपको जिस तरह पता है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो मिनिस्टर फॉर लॉ हैं, इसको चेयर करेंगे, और इसके अंदर सैयद नवीद कमर साहब मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं, मिस्टर असद महमूद मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, सरदार अयाज सादिक जो अभी उनका पोर्टफोलियो डिसाइड होना है, आज उसकी भी नोटिफिकेशन हो जाएगी, वो इसके अंदर मौजूद हैं, जो इसके रूल टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन गए हैं, जो ECL के रूल्स और कानून की एक पूरी ओवरऑल रिव्यू करके कैबिनेट को पेश करेंगे, और कहाँ कहाँ इस कानून को इस्तेमाल किया जाता रहा उसके ऊपर पूरी एक ब्रीफिंग देंगे। ये एजेंडा आइटम भी आज हुआ है, और मेरे ख्याल में एक बहुत ही जल्द 3 दिनों के अंदर अंदर इस कमेटी को काबीना को रिपोर्ट देने का कहा गया है। और एक और चीज़ जो है वो पोस्टिंग है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल FIA। जिस तरह पहले NAB को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद एसेट रिकवरी यूनिट को इस्तेमाल किया गया, जब NAB के अंदर से कुछ नई चीज़ मिली, कोई किसी किस्म की कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जो ये इल्ज़ाम लगाते रहे, करप्शन का इल्ज़ाम, जो कि सारे इल्ज़ाम इन पर लगते हैं, अगर ये ECL पे नाम आना चाहिए, स्टॉप लिस्ट पे आना चाहिए, और अगर वॉच लिस्ट पे आना चाहिए, तो पूरी की पूरी काबीना जो पिछली हुकूमत की थी आज ECL पे होनी चाहिए थी, जो ब्रीफ केस उठाकर कोर्टों से ऑर्डर लेकर अपनी वतन वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। तो इसमें और उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो FIA को इस्तेमाल किया, और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए उसको उस पर्सनल जाती अनाद की वजह से, जाती जिद की वजह से, जाती हसद की वजह से इमरान खान साहब ने अदारों को इस्तेमाल किया, और इसी तरह FIA को। तो उसमें जो DG डायरेक्टर जनरल की पोस्टिंग है, उसमें मोहम्मद ताहिर राय साहब को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल FIA। तो ये थे तमाम वो नकात जो आज की काबीना की ब्रीफिंग के थे। आपने मिफ्ता इस्माइल साहब से अगर कोई सवाल करना है तो पहले वो कर लें, मैं आपके पास यहीं रहूंगी, तो मैं बाद में सवालों के जवाब। सरदार खान न्याजी साहब, चेयरमैन साहब। उसमें दूसरी राय मौजूद नहीं है कि वो काम करते हैं, ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि वो हर करता है। और दूसरी बात ये भी मैं अप्रिशिएट करूँगा मनीष बाबू कि आज वो पहली ब्रीफिंग PID में भी दे सकती थी, लेकिन इन्होंने भी ग्राउंड रियलिटी को एड्रेस करने के लिए, उनकी मालूमात हासिल करने के लिए मीडिया प्रेस करते हैं। मैं हमारे पहले सहाफ़ी बिरादरी से ठीक पूरे सहाफ़ी इसमें दूसरी राय देना, आप रियलिटी को एड्रेस करेंगे नहीं करेंगे तो वही हाल होगा। ठीक, अमल की बात होती है। अब बात यह है कि आपने माशी तौर पर मुल्क को मजबूत करना है, हमारा डिफेंस मजबूत है, ठीक। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है जी के हवाले से, जी गैस के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है जिस पे आप चल रहे हैं? देखें, ये वो हुकूमत है जो बार बार LNG खरीदना भूल जाती थी। ये वो हुकूमत है जो $30 पर LNG खरीद रही है, और जो हमने लॉन्ग टर्म माहदे किए थे तो वो इनको महंगे लगते थे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर बचा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला आप जल्द देखेंगे कि हम फिर से लॉन्ग टर्म सौदे करेंगे, अगले 2-3-4 महीनों में, 2 महीनों के अंदर अंदर लॉन्ग टर्म सौदे करेंगे। मेरी आवाम, पाकिस्तान की आवाम से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमको आप 2-3-4 महीने दे दें, और आप 3 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला रुपया भी मुस्तहकम हो जाएगा, महंगाई भी इंशाअल्लाह कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी, और गैस और बिजली का जो वो बुरान है वो कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं कि कल कोर्ट से मुझे पहली मरतबा रियायत मिली है। मैंने 3 साल से ECL पे हूँ।
मैंने कभी कोर्ट पे भी नहीं गया हूं, ना कभी नैब को मैंने लिखा है कि मुझे ईसीएल से निकालो, ना कभी कोर्ट पे गया हूं कि ईसीएल से निकालो। 3 साल बाद कल मैं, क्योंकि ये दौरे पे जाना था तो मैंने कहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं इनको इतनी जल्दी क्या है जाने की, कुछ हफ्ते रह जाना, ये हमारे मुल्क है, मसला क्या है? सदीक साजिद साहब, 1 मिनट। सदीक साजिद साहब, ये फरमाइएगा, आपने जो अपनी जो एक शुमार पेश किए हैं, लगता है कि अभी आप नए हैं, शायद कंफ्यूज हैं खुद भी, ये जो पिछले 3-3.5 साल में हुआ, कुछ सूरत हाल आपकी समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो जो 5.4 वाला फिगर ये सपोर्ट करते रहे आखिरी साल में पीटीआई वाले, वो इन्होंने कहाँ से दिया? क्योंकि आपके पास भी फिगर है। 1 मिनट। और दूसरा सवाल ये है कि क्या आप इस चीज पे बड़ा है सवाल है कि क्या आप ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो बजट तक कहते जब इसको रखेंगे, आज आपने कहा 62 रुपए भी पेट्रोल पे दे रहे हैं और 52 रुपए जो हम डीजल पे दे रहे हैं, क्या आप ये जो सब्सिडी है आवाम के लिए इसको बजट तक बरकरार रखेंगे या इजाफा करेंगे? देखिए, 52 रुपए डीजल पे सब्सिडी है और 21 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल पर सब्सिडी है। इसका जो मैंने आपको बताया, इस अप्रैल के महीने में ये खर्चा जो है वो 68 अरब रुपए का हुआ है, जो कल हमने अप्रूव किया है। ओगरा के तखमीना है कि मई और जून के महीने में ये 96 अरब रुपए का खर्चा है। ये पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत चलाने का खर्चा है ना, उससे डबल है, 96 अरब रुपए का खर्चा। तो ये हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को फैसला करना होगा। लेकिन पहले मैं जाके जरा सा IMF से मिल कर आऊं, उसके बाद बात करूंगा। सर, कंफ्यूजन कोई भी नहीं है मेरे जहन के अंदर, अल्लाह ताला की मेहरबानी से नंबर्स जो है उसको थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। सिर्फ ये है कि जो मैं नंबर्स दे रहा होता हूँ वो सच होते हैं। यासर मलिक दुनिया से। इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि बारी-बारी कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर को हल्फ उठाए हुए पहले दिन एक जो है एक अहम इजलास हुआ मुआशी टीम का, उसमें ये कहा गया कि रमजान सस्ते बाजार लगाए जाएं, उनमें अशिया जो है उनकी कीमतों में कमी की जाए। अभी 5 रुपए कमी की आप बात कर रहे हैं कि आज भी उन्होंने कहा है कि 5 रुपए चीनी में कम की जाए। अभी भी 85 रुपए की चीनी मिल रही है। 550 वाला थैला जो है वो आप 20 किलो का कह रहे हैं 400 का देंगे, वो अभी भी मार्केट में 550। तो ये कैसे कीमतें कम करेंगे? कल जो PM साहब ने एक और मीटिंग ली है जिसमें तमाम चीफ सेक्रेटरी साहिबान भी शामिल थे, वजीर इंडस्ट्रीज भी शामिल थे, तारिक बशीर चीमा साहब, मखदूम साहब शामिल थे, इंडस्ट्रीज के वजीर तारिक चीमा साहब, हमारे फूड सिक्योरिटी के वजीर थे, एहसन इकबाल साहब थे, मैडम मरियम थी, मैं भी था उनमें। तो कल जो हमने हिदायत दी है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को कि आप आटा भी सस्ता करें। देखिए, अब रमजान के अंदर हमने रमजान में कीमत कम करनी है। आप ये अंडरस्टैंड कि हमको आने के बाद अमूमन, जैसे कि जब हम 13 में इलेक्शन जीते थे तो हम 12 मई को इलेक्शन जीते थे, 5 जून को हुकूमत बनी थी, तो हमारे पास तो 27 दिन 17-20 दिन थे जिसमें हम प्रिपरेशन कर सके। ये हमको अचानक मतलब हम आए और हमको दूसरे दिन से ही करना पड़ा है। तो हमने कल मजीद हिदायत दी है कि वो जो 85 रुपए की यूटिलिटी स्टोर की चीनी थी उसको 70 रुपए का बेचो। तो ये 70 रुपए का हो जाएगा। उन्होंने वादा किया है कि आज से शुरू कर देंगे, अगर आज नहीं होगा तो कल से शुरू कर देंगे। आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो एयरपोर्ट तक की ऑरेंज लाइन थी, ये रोड बना हुआ था, ये हमारे पैसों का रोड बना हुआ था, ये अरबों रुपए का रोड बना हुआ था, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो 2-3 दिन के अंदर आपने पेंट करवा के आपने बसें ली और आपने पेंट करवा दी, अभी तक उसकी बसें निकली नहीं चाइना से जो आनी है। ये तो हमने यहाँ वहां से बसें ली हैं, दूसरे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, पंजाब से, और आपने बसें चलवा दी। तो ये प्राइम मिनिस्टर काम तो करते हैं। हमने आटा भी, पंजाब हुकूमत जो है उसको कल हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि नहीं, आप 45 रुपए का 10 किलो का नहीं बेचेंगे, 400 रुपए का बेचेंगे। और वो 50 से शुरू हुआ था, तो हमने उनको भी कम किया है। तो हम हर जगह पर प्राइसेस कम कर रहे हैं। घी के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को प्राइम मिनिस्टर साहब का इंस्ट्रक्शन है कि 205 रुपए की रियायत करें। 205 रुपए की घी के ऊपर रियायत कर रहे हैं। आप घी देख लीजिए कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में कितना हो रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर पैसे खत्म हो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे हिदायत की है कि आप इसको पैसे नहीं खत्म होने दीजिएगा, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को दीजिएगा आप ज्यादा। और ये जो दीगर चीजों की बात कर रहे हैं, जो पंजाब के अंदर बात कर रहे हैं, सिंध के अंदर बात कर रहे हैं खास तौर पर, उसमें हम शुगर के अंदर हम सिर्फ मिलों से ये मराहत मांग रहे हैं। हम आप हुकूमत के पैसे नहीं लगे, सिर्फ मिल से सस्ता ले रहे हैं। लेकिन घी के अंदर हम पैसे देकर 260 रुपए, जाहिर है इतना तो कोई मिल वाला नहीं सस्ता करेगा, हम आज ही कीमत में बेच रहे हैं तकरीबन। जी खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से। खालिद महमूद साहब इनसे हो गए, आप बैठे, एक मिनट लेते हैं सवाल। एक मिनट खालिद साहब एक्सप्रेस से। एक मिनट जी।
तेरा इंटरव्यू करवा देने पैनल काबल महमूद एक्सप्रेस। जैसे साहब प्राइम मिनिस्टर के जो ऑर्डर है उन पे इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है वो साहब ने उठाया था। आपने 25,000 रुपये इनकम कम से कम इनकम जो करने का फैसला किया था, 10% जो है वो मुलाजमिन की तनख्वाहें इंक्रीज करने का फैसला किया, पेंशन में इजाफे का फैसला किया। इन चीजों पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई किसी भी लेवल। 25,000 रुपये जो मिनिमम वेज है वो सूबों के साथ मिलकर उस पर कानून साजी हो गई है, वो समरी अप्रूव हो चुकी है, लेकिन तनख्वाह जब आएगी तभी मिलेगी ना तनख्वाह। नंबर 1। नंबर 2, पेंशन जो है वो अगेन पहली तारीख जब आएगी और जब तनख्वाह मिलेगी, अप्रैल की पेंशन मिलेगी, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी। जब तनख्वाह की बारी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात मैं ये फिर से कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये बात शायद गलत तासुर लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब की। देखें, हमने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुजारिश करी है, और ये गुजारिश करी है प्राइवेट सेक्टर के लोगों से कि जिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज की तनख्वाह 1 लाख रुपए उससे कम हो, उसको आप 10% बढ़ाएं। फरवरी मार्च में हुकूमत के लोगों की तनख्वाह बढ़ी थी, तो हम हुकूमत के लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का अनाउंस नहीं किया था, मां सिवाय इसके जिसके 25,000 से कम तनख्वाह हो। और हमने ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मिनिमम वेज का हमारे पास कानून है, हम कोई और कानून साजी नहीं करने चाह रहे। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिक्वेस्ट की है कि इतनी महंगाई हो चुकी है तो आप बढ़ाएं, और मैंने भी उस पर ट्वीट किया था कि अगर आपकी एक दिन के अंदर वजीर आजम जिस दिन बने शहबाज शरीफ, उस दिन हमने